दोस्तों स्वागत है फेलियर स्टॉक के एपिसोड नंबर 2 में, जिस पे हम बात करेंगे कि बार बार प्रीलिम्स में हम फेल क्यों हो जाते हैं एंड क्या करना चाहिए अगर ये कंडीशन हमारे साथ बार बार आ रही है। फेलियर स्टॉक का जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने आपको अपने बारे में बताया था, हाउ आई फेल्ड मेंस एवरी टाइम। 3 आउट ऑफ 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 3 आउट ऑफ 3 मेंस फेल हो गए। ये हैशटैग है जो आपको वायरल करना चाहिए अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा ये वीडियो किन के बारे में है। ये वीडियो पहले आप ये जान लो किन के लिए नहीं है। जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हसीन दुनिया में है कि यूपीएससी हम 15-20 दिन में तैयार कर लेंगे या इस तरह की कुछ चीज़ें, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये जो लेक्चर है ये है जिन्होंने एटलीस्ट 2 प्रीलिम्स या 2 से ज़्यादा दिए हैं, सीरियस दिए हैं, सीरियस होकर अटैम्प्ट्स दिए हैं, या एटलीस्ट एक सीरियस अटैम्प्ट दे चुके हैं और वहाँ पर वो एज पे रह रहे हैं। 10-20 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर लगभग इस रेंज में मिस कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप 40 से 50 नंबर से मिस कर रहे हो, 30+ मार्क्स से मिस कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेजर फ्लॉज है। अभी आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके उतने काम नहीं आएगा। बट फिर भी मैं बात ज़रूर करूँगा कि कैसे आप अपने लिए चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली जो लोग एज पर हैं, जिन्होंने बार बार सीरियस अटेम्प्ट्स दिए लेकिन कभी किसी रीज़न से प्रीलिम्स में रह गए, या फिर प्रीलिम्स में फ़ेल होने का डर सता रहा है कि मैंने ऑलरेडी मेंस दिया है या इंटरव्यू दिया है या फाइनल रैंक भी आ चुकी है, बट अभी मेरे लिए अगेन सबसे बड़ा चैलेंज है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। तो वो वीडियो है एंड मैं यहाँ पर जो सॉल्यूशन बताऊँगा, बिलीव मी 90% से ज़्यादा अगर आप इस जगह पर आते हो तो मैं ये कहूँगा आपको कुछ भी नया करने की नीड नहीं है। सब कुछ आपको आता है, यू नो एवरीथिंग, सारे सोर्सेज आपके पास है, सब बढ़िया है और आपको सिर्फ थोड़े से माइनर करेक्शंस की नीड है। जैसे मान लो आप 10-20 नंबर से, मान लेते हैं आप 15 से 20 नंबर से कट ऑफ मिस कर रहे हो। एक जनरल चीज़ जो हम देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्ज़ाम के बाद कितनी सिली मिस्टेक्स करके आते हो। सिली मिस्टेक से मेरा मतलब है जो हमें सही कर देनी चाहिए थी, जो सब सही कर रहे हैं और बाहर आके लगता है अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। वो ऐसे कितनी मिस्टेक्स होती हैं। जनरल रेंज जो है वो 6 से 10 के बीच में रहती है। जनरल लोग 8, 10, 12 और 10 से ऊपर भी जाते हैं। ये रेंज है, मिनिमम 6-7 तो हर कोई कर रहा है सिली मिस्टेक्स। तो मैं आपको सिंपल सी एक मैथमेटिक्स बताता हूँ। अगर आप सिली मिस्टेक्स इतनी कर रहे हो, 8-10 कर रहे हो, फिर तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिंपल हो सकती हैं, राइट। आपको सिली मिस्टेक्स कम करनी है। होगा क्या उससे, एक क्वेश्चन सपोज़ आपको आता है जिस पे आप +2 लेने वाले थे लेकिन आप गलत कराए तो उसमें आप -0.67 ले गए। इफ़ेक्टिवली आपने क्या किया कि -2 एंड -0.67, -2.67 इतने मार्क्स आप पीछे हुए। बेसिकली 3 सिली मिस्टेक्स पे आपने लगभग -8 मार्क्स लूज़ कर दिए। अगर 4 सिली मिस्टेक्स है तो 10.67, राइट। अगर आपकी 8 सिली मिस्टेक्स हैं, इस जगह आ रहे हो, तो फिर 20 नंबर आप बढ़ा ले रहे हो सिर्फ सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करके। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सिली मिस्टेक्स 100% कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करोगे कि लेस देन इक्वल टू 3 इस रेंज में आप ले आओ, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा और कोई बात ही नहीं है। और इसके लिए आप क्या करोगे, सिनॉप्सिस की गाइडेंस सीरीज़ वाली जो प्लेलिस्ट है ये वाली, यहाँ पर आप जाना एंड एक वीडियो मैंने बनाया था सिली मिस्टेक्स करके, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन एग्ज़ाम। ये आईआईटी से शुरू होकर कहानी जो यूपीएससी तक गई है उसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया था। इस लेक्चर में मैं बात क्या करने वाला हूँ मेनली, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया किन के लिए वीडियो है। डेफिनेटली नॉट फॉर बिगनर्स, जो जेन्युइनली परेशान है एंड जेन्युइन एफर्ट मार चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है। क्या करना है हम उनकी बात करेंगे। सिनॉप्सिस के कुछ कोर्सेज का रेफरेंस लेते हुए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैप्स आपको पता है कि कैसे करने। ये 2020 50-50 सीरीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। PYQs मेन सीट गारंटी प्रोग्राम प्रीवियस ईयर के लिए है, देन करंट अफेयर्स, देन जो आपका स्टैटिक है। कुछ भी नया नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं आता। प्रायोरिटी की हम बात करेंगे एट लास्ट पे मैंने स्टैटिक क्यों रखा जो आप रिवाइज़ कर रहे हो। मैं डेफिनेटली आपको ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप ये कोर्सेज़ लो सिनॉप्सिस से, बट जहाँ से भी जैसे भी कर रहे हो वहाँ से करो। फिर क्या नहीं करना है उनकी हम बात करेंगे।
जो आपको तंग करते हैं। फिर मेरा आपको एक सिंपल सा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको रियल में एक वीडियो कोर्स या एक बुक की ज़रूरत है या नहीं है, क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए कोई भी न्यू बुक या कोई वीडियो कोर्स, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में मैं फोकस करूँगा। यूपीएससी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट आने वाला है, तो उसके सॉल्यूशन हम कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे जो डिफ़िकल्टी आने वाली है उसको मेंटल लेवल पे जाके ही थोड़े उसके सॉल्यूशंस देखेंगे एंड फाइनली वे फॉरवर्ड। तो स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। हम बात कर चुके हैं वीडियो किसके लिए है। अब मैं ये मान लेता हूँ आप वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। अगर हम वो इन्वर्टेड यू कर्व डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाएं तो मैं ये मानता हूँ कि सपोज़ ये अगर रेंज है, कट ऑफ है और सिलेक्शन रिजेक्शन वाला जोन ये है, तो आप इस जोन में आ रहे हो। कभी आपका प्री निकल रहा है, कभी नहीं निकल रहा है, राइट। तो आपको नहीं पता, ये हो सकता है +-10-15 मार्क्स का ये जोन हो, ठीक है। आपको टारगेट क्या करना है, आपको टारगेट करना आईएफएस की कट ऑफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ आपको निकालनी है। तो मैं आपको जो सबसे पहला सजेशन दूंगा, अगेन एंड अगेन हर बार एक ही बात आपको कहूँगा, डू नॉट गो फॉर न्यू रिसोर्सेज। ना आपको न्यू लेक्चर की नीड है, ना न्यू कंटेंट की, ना न्यू वीडियोस की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता, बिलीव मी। और अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो तब भी आपको नहीं आता तो मार्केट में लोगों को नहीं आता। इतने सीरियस एस्पिरेंट्स एटलीस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं है जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डाल देंगे। जिस पैराग्राफ में आपको दिक्कत होती है, जिस बुक में, जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, पूरा मार्केट उसमें स्ट्रगल कर रहा है। ये मार्केट ही ऐसा है। जो फेलियर्स है ना, जो लोग तंग हो रहे हैं, तो फेलियर्स पढ़े लिखे लोग क्यों फेल हो जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मार्केट का, स्टूडेंट्स का फेलियर नहीं है, ये टीचर्स का फेलियर है। हर कोई कहता है कि हमारे यहाँ से 200 लोग निकले, कोई ये बात नहीं करता कि हमारे यहाँ से इससे 200 × 100 इतने लोग फेल भी हुए। ये 200 तो वैसे भी निकल रहे थे ना, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आप देख लो। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, प्रायोरिटी आपको क्या रखनी चाहिए। अगले लगभग 40-50-60 दिन में आप क्या करो, जिस भी डेट में आप ये लेक्चर देखो, जिस भी अटेम्प्ट में ये लेक्चर देखो, उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, वो रिवर्स कर दो। जो आपकी टॉप प्रायोरिटी थी उसको बॉटम पे ले आओ। टॉप प्रायोरिटी थी आपकी स्टैटिक रिवाइज करना, उसको लास्ट पे ले आओ। अगर टाइम बचे तो ही आप स्टैटिक करोगे। एटलीस्ट एग्ज़ाम से जितने भी, सपोज आज की डेट में 60 दिन बचे हैं, तो आप 45 दिन तक स्टैटिक को लास्ट में ही टच करोगे। अगर टाइम बच रहा है तो स्टैटिक पढ़ो, नहीं बच रहा है तो मत पढ़ो। रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है, सपोज आप वही लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल चैप्टर उठा के बैठते हो, बोर हो जाओगे। आपके सामने एक मेंटल बैरियर आने वाला है कि यार सब तो पढ़ा है, सब तो मुझे आता है। वो बुक पढ़ने का मन आपको करेगा नहीं, आप कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें सोचने में लग जाओगे। एंड जब आप उसी के क्वेश्चंस किसी टेस्ट सीरीज़ में या PYQ में सॉल्व करने जाओगे तो इश्यूज आएंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे, वहाँ पे आप परेशान होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप लास्ट में छोड़ दो। आता है आपको, भूल जाओगे 2-4 चीज़ें, लेकिन 50 चीज़ें और दूसरी कर लोगे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी पे आप ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भरोसा रखो जो ओवर द टाइम बिल्ड होती है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैप्स हमें डेली करनी चाहिए। किस मैनर में करनी चाहिए उस पर मैं अभी आता हूँ। मैप्स में 2 चीज़ें हैं, एक IR के मैप्स हैं, दूसरे जो ज्योग्राफी के मैप्स हैं। इसमें आप कल्चर में भी देख सकते हो, कुछ मैप्स आपको देखने को मिलते हैं, कई बार सिक्योरिटी में कुछ मैप्स देखने को मिल जाते हैं, एंड IR के अलावा इन्वायरमेंट में कुछ मैप्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैप्स आपको रोज़ रिवाइज़ करने हैं। 20-20, 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स हैं, वो आपको रोज़ रिवाइज़ करने, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज़ करने हैं। मैं आपको एक रिवीजन साइकिल की बात करूँगा कि रिवीजन साइकिल आपको कैसे बनानी है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर PYQs प्रेफरेबली 40 ईयर्स के, नहीं तो अगर आपने सिनॉप्सिस का कोर्स लिया है तो MSGP के जो आपके पास बुक्स हैं वही फॉलो करो। 23 का अलग से आपको ब्लॉग पोस्ट का लिंक दिया है, जाके पढ़ लेना। वहाँ पे ये देखना कितने डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, अलग अलग, जहाँ लोगों ने मत दिए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर B नहीं C होना चाहिए, इसका आंसर A नहीं D होना चाहिए। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हैं, भरे पड़े हैं। तो अगर आपके पास 40 ईयर्स का है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से अगर आपने कोई बुक ली है 27-28 साल की बुक, या फिर आपने किसी का भी 10-15 साल का, 20 साल का कोई कोर्स ज्वाइन किया है, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो फिलहाल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी करंट अफेयर्स होनी चाहिए, उसके बाद स्टैटिक। अब इस पर टाइम कितना दोगे? मैप्स पे आप 1 घंटा डेली दोगे, इस टॉपिक पे आप 2 से 3 घंटे डेली दोगे, PYQs पे 2 से 3 घंटे डेली दोगे, करंट अफेयर्स पे एवरेज 1 घंटा आप दे लो एग्ज़ाम तक, बस। लेस देन 1 घंटा हो तो भी चलेगा। अब बचा जो टाइम वो आप स्टैटिक में दो। कितना हो गया? मान लो लेसर साइड देखो तो 1 और 2 और 2 5,
और 1 घंटा करंट का, 6 घंटे, 6 से लेके 8 घंटे तक आप स्टैटिक की बुक्स अपनी छू ही नहीं रहे हो। अगर आप जनरली ये कर जाते हो तो ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, स्टैटिक ना टच करने का मतलब ये नहीं कि आप स्टैटिक नहीं पढ़ रहे हो, आप स्टैटिक बिल्कुल पढ़ रहे हो। सबसे पहले मैप्स के टॉपिक्स देख लेते हैं कि मैप्स के टॉपिक्स आते कहाँ है। सिनॉप्सिस के 2020 50-50 सीरीज़ लिंक पे जाना, स्पेशल कोर्सेज़ में जाके आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ कोर्सेज़ में ड्रॉप डाउन में स्पेशल कोर्सेज़ फॉर यूपीएससी, ठीक। तो यहाँ जो टॉपिक लिस्ट है अगर आप ध्यान से देखो तो मैप्स और आईआर ये दोनों देख लेते हैं। मैप्स हालांकि और जगह भी आते हैं ऐसे इन्वायरमेंट। मैप्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे आप बायोम्स और क्लाइमेट पढ़ते हो, ठीक है। इसी कोर्स के डेमो कंटेंट में जाना, इसमें वर्ल्ड बायोम और क्लाइमेट का आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। इस तरह से मैप आप बना लो। वर्ल्ड बायोम्स के लिए कुछ इस तरह का एक मैप बना लेना, एक सिंगल पेज मैप, एंड ये वाला एक टेबल बना लेना। ये टेबल क्या है, बेसिकली जो जीसी लियोंग टाइप की बुक्स में दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से 10 डिग्री है ईस्ट टू वेस्ट और लेटीट्यूड 10 डिग्री से लेके कोल्ड तक, ऊपर तक, ठीक है। तो एक बॉक्स में जैसे यहाँ पर इस जोन में क्या है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो ये किस जगह आ रहा है आपके कॉन्टिनेंट में। अगर आप कॉन्टिनेंट को इस तरह से डिवाइड कर रहे हो, ये इक्वेटर है, इससे ऊपर की तरफ जा रहे हो बेसिकली, ये वाला जोन, यहाँ पे आपका ग्रासलैंड आ रहा है। यहाँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या टेम्परेट ग्रासलैंड है या साइबेरियन टाइप क्लाइमेट है, यहाँ ब्रिटिश है, यहाँ मेडिटेरेनियन है। तो इनके जो फीचर्स हैं, क्लाइमेट और ये वाले फीचर्स दोनों आप एक साथ देखोगे, एक साथ आपको करने हैं। इसके लिए आप कोई 10-20 चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे। देन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ना कि क्लाइमेट। इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एक मैप है बेसिकली वो आपको देखना है, ये वाला, दिस वन, इंडिया नेचुरल वेजिटेशन। बस यही मैप आपको याद करना है। इसमें आपको जो C1 C2 करके बनाने हैं वो बना लो, इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत याद कर लो, दैट्स इट। देन अगला क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, रामसर साइट हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये 100% करना पॉसिबल नहीं है, मत करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इतनी है, रामसर साइट 80 हो गई हैं, आप कर नहीं पाओगे। क्या क्या चीज़ें याद करोगे, क्वेश्चन ये है। बायोस्फीयर रिजर्व याद करोगे, उनके अंदर की जो वहाँ से रिवर जा रही हैं वो देखोगे, उसमें फ्लोरा फोना क्या क्या देख लोगे, एग्जाम में क्या क्या रिप्रोड्यूस कर दोगे। मैप्स में सॉइल्स ऑफ इंडिया आपको देखनी है, उसमें साथ में सॉइल के टाइप बनाना, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, जो भी सॉइल्स हैं यहाँ पर आप लिखना क्या है क्या नहीं है, कौन से मिनरल पाए जाते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी और मिनरल सरप्लस किस में क्या है, वो आपको याद करना है। वर्ल्ड की सॉइल्स नहीं पढ़नी है। साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया की लोकेशन आपको पढ़नी है, साथ में वेस्ट एशिया की भी लोकेशन IR के हिसाब से पढ़नी होती है। देन मैप ऑफ इंडिया टॉपिक वाइज, लाइंस क्या हैं, 3+2+2 कंट्री, उनसे कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी एंड कौन से वाटर बॉडीज़ वगैरह उनसे पास हो रही हैं वो आपको देखने, ये लाइंस आपको जो दिख रही हैं, ठीक है। ये लाइंस आपको डेफिनेटली याद करनी चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट हो चाहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो इसके बाद आप जो नेक्स्ट जाओगे, मैप ऑफ इंडिया टॉपिक वाइज, नेशनल वाटरवेज एंड PYQs, ये करोगे। तो इसमें एक चीज़ देखना, रिवर के मैप ना कुछ हैंड रिटन बनाए हुए हैं मैंने, ये सारे एक बार ओपन कर करके देख लेना, आपको समझ आएंगे कि जैसे कि मैप अगर आप याद कर रहे हो इंडिया फिजिकल, यहाँ क्या है, एक ही पार्ट में, ये बेसिकली कुछ ऐसा पार्ट है, इसके 2 स्क्रीनशॉट हैं, ये कंप्लीट है। नॉर्थ और साउथ को हाफ से डिवाइड कर दिया। इसमें आप साउथ में देखो ये माउंटेन पासेस बनाए हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ के पासेस हैं, इस जोन के पास हैं, साउथ इंडिया के पासेस हैं। देन यहाँ पर मेनली आपको पीक्स एंड माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो ले दे के सारी कहानी ये है। इसके बाद जो मैप्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में आते हैं, वेस्ट एशिया और इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ IR में क्या है, जहाँ कहीं कोई कूप हो गई, यानी कि किसी ने सत्ता परिवर्तन कर दिया आर्मी ने, या फिर कहीं कोई फैमीन है, भुखमरी आ गई, या फिर कहीं ड्राउट आ गया, या फिर कहीं कोई वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये एरियाज़ लगातार न्यूज़ में रहते हैं। बड़े से बड़े वॉर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर जो छोटा सूडान में कहीं पर सिविल वॉर हो गया, वो सब रीजंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैप्स और कहाँ आते हैं, मैप्स आएंगे इसके अलावा आप देखोगे इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। जब आप स्पीसीज़ प्रोटेक्शन पढ़ोगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, बट उसे मैप के हिसाब से आप अलग रखो। मैप जो मेनली आएंगे वो आएंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। एंशिएंट एंड मीडिएवल के मैप, कैपिटल, पोर्ट, टेरिटरी वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहीं देख लेना, कोई एक एंशिएंट का PDF पड़ा हुआ है मैप्स का, आर्ट एंड कल्चर का ये PDF है, यहाँ पे आप देख लेना। इस वे में
ऐसे कुछ अगर चीज़ें आपको लगे मिसिंग है तो ऐड कर लेना। जैसे पोस्ट मॉडर्न टाइम का ये मैप है, कहाँ से कहाँ तक टेरिटरी है, कहाँ कौन सी जगह पाई जाती है। अगर एनसीईआरटी से करना है तो उससे कर लो, आपकी चॉइस, आपकी मर्ज़ी, वहीं से ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पोम पुहार पे क्वेश्चन आ गया, राइट, सब मिल जाएंगे इसमें, सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें, राइट, ठीक है। तो ये मैप्स हुए। अब मैं आपको एक बार मैप के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा। आईआर का जैसे देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर पे आया क्वेश्चन। आईआर के और टॉपिक भी आप देख लो तो आईआर में जो और टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़, जैसे इनसे G20 आ गया, और 2 ट्रीटी आई हैं, जैसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन आया, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप आया, ट्रीटी एग्रीमेंट हो गया, इंडिया एंड नेबरहुड, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चंस देख लें आईआर के इस बार के कैसे हैं, सिर्फ आईआर के देखते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर में आप देखो यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, देन ये ट्राइलेटरल हाईवे IMT, देन BCIM, कहाँ से कहाँ तक है, बस ये सिंपल ये चीज़। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता होनी चाहिए कि सिलचर असम से लेके पोरबंदर तक है, या नॉर्थ से साउथ में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब इन्होंने नॉर्थ साउथ का नहीं पूछा, आसान है, यहाँ सिलचर असम ये पूछा है, डिब्रूगढ़ सूरत, ठीक है। दूसरा ट्राइलेटरल हाईवे कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मोरिया एंड माए सोत कब से आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो। देन BCIM कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन पूछा, आना चाहिए। इसमें आप ये मत कहो कि पेयर टाइप चीज़ें पूछ लिए, आना चाहिए यार ये चीज़, मतलब क्यों नहीं आती आपको, मुझे नहीं समझ आ रहा है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो यूक्रेन का है, अब यहाँ चाहे पेयर टाइप पूछ ले, कैसे भी टाइप के पूछ ले, क्या ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होना चाहिए, न्यूज़ में है, पढ़ना चाहिए। जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो तो जैसे यूक्रेन है या ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी आप कैसे याद करोगे, ठीक है, उसको आप याद करोगे UR, इस तरह से आप, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यूक्रेन के आसपास की मुझे कंट्रीज़ पढ़नी है तो बेलारूस, देन रशिया, देन सी ऑफ अजोव, देन ब्लैक सी, देन मोल्डोवा, रोमानिया का बॉर्डर भी मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देखो तो पहले रोमानिया का बॉर्डर यहाँ मिल रहा है, फिर मोल्डोवा, फिर रोमानिया। तो इस तरह से चीज़ें जब आप डिटेल में देखते हो तो आपको याद रह जाती है। हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, बेलारूस है, यही तो क्वेश्चन पूछा है। और क्या है मतलब, यूक्रेन का मैप, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड मैप का क्वेश्चन अगर आईआर से कुछ हो सकता था वही पूछ लिया। अब उसमें भी आप कहो कि पेयर टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए तो फिर क्या ही कहें। ये नग्रोनो काराबाक रीजन लगातार न्यूज़ में रहा है, ठीक है। ज़ेपोरेजिया में यूरेनियम प्लांट था, वो लगातार न्यूज़ में, ये भी अगेन यूक्रेन वॉर से पूछा है, तो ये तो पता होना चाहिए। अब कीवू एंड इटूरी ये यहाँ पर हैं DRC में, तो इस तरह से आप देख लो, ठीक है। ये कैसा है, ये डिस्प्यूटेड रीजन का क्वेश्चन है। अगला क्या है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कौन से एरिया है, डोनबास, कचिन, टिग्रे। मुझे इसमें से डोनबास सिर्फ न्यूज़ की वजह से पता है कि डोनबास यहाँ पर है, अदरवाइज टिग्रे नहीं पता, एंड कचिन रीजन पता है, ठीक है। ये मोस्टली लोगों को पता हो, कई साल से न्यूज़ में है। कूप की वजह से ये 4 कंट्रीज़ न्यूज़ में है। हालांकि इस कंट्री के कूप के क्वेश्चन में आप देखोगे एक ऑप्शन ये भी है, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट। अगर आपने ये एरिया ढंग से याद किया है तो ये तो सहारा डेजर्ट का ही है ना, और साउथवर्ड एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, तो उसकी वजह से न्यूज़ में तो है। तो MSGP कोर्स में हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं हर एक ऑप्शन का कि अच्छा मतलब ये है, ये इशू तो है, रॉन्ग नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो टाइप ऑफ MCQ में ना एक ये मैंने जो टाइप ऑफ MCQ बताया हुआ है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको वेटेज देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा ट्रू है। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से सारे ट्रू हैं 5 के 5, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑल ऑफ द अबव होता तो ट्रू होता। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मान लो IR के क्वेश्चन में अगर सिर्फ यही होता सहारा डेजर्ट वाला, तो फिर आंसर ये हो जाता, कूप वाला आंसर नहीं होता। अगला कहाँ है, सिविल स्ट्राइक, फूड शॉर्टेज, फेमीन को लेकर ये क्वेश्चन है। तो जब भी ये कुछ हो तो अगर आपको पता नहीं है तो भी भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो फेमस ही है इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो चलेगा। साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में वो भुखमरी लेवल नहीं है, अंगोला वगैरह ये सब ठीक ठाक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अंगोला में सिविल स्ट्राइफ है, रीज़न बताएं कि किस वजह से, क्या न्यूज़ में है, लेकिन नॉट ड्यू टू दिस। सोमालिया का डिटेल में बताइए। फिर ईरान और अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन किससे हुए, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चंस विद सम अरेबियन कंट्रीज़ साइंड बाय दिस। तो इसमें अगर आपको ये पता चल गया स्टेटमेंट वाले में कि ये सही है, 1 इज़ ट्रू, ठीक है, तो यहाँ 1 अगर ट्रू है तो आपको ये पता है कि आंसर इनमें से है,
ठीक, अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखना है। हालांकि इस क्वेश्चन पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, टाइप ऑफ एमसीक्यू में मैंने ये बताया था कि कैसे करना है आपको। असर्शन रीजनिंग टाइप 1 एंड रीजनिंग टाइप 2, ये वीडियोस आपको मिलेंगे गाइडेंस सीरीज़ में। 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू ये तब बनाया था जब ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू इन प्रीलिम्स एंड सीसेट, ये है राइट। इस तरह से आप क्वेश्चंस देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते। G20 क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड था, मतलब साल भर से G20 न्यूज़ में चल रहा है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट पूछा है, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहो तो इसमें देखोगे जो लॉजिक लगाते हैं ना, एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। कंट्रीज़ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर करें, बहुत एक्सट्रीम चीज़ है। अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर दे, नहीं करेगा। तो अब आंसर या तो ए है या डी है, ठीक है। लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ EU, हाँ ठीक है, हो सकता करता होगा, लेकिन इसमें आप ए और डी में जाके कंफ्यूज हो जाओगे एंड में, ठीक। ग्रोथ पैक्ट फॉर सेफ माइग्रेशन, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप जाओ, ऑल कंट्रीज़ सबने साइन कर दिया क्या? नहीं किया। USA ने नहीं किया होगा, बाकी छोड़ो, यहाँ देखो आपको दिख रहा है USA ने नहीं किया। ऑब्जेक्टिव बाइंडिंग है, ये कॉम्पैक्ट है, कोई मतलब ऐसी लीगली ट्रीटी नहीं है जो बाइंडिंग होगी, तो 2 गलत हो गया आपका। देन एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन या इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो, इसका आंसर इज़ नॉट डी, इसका आंसर आई थिंक ए है। ये मैंने यहाँ गलती से टाइप किया हुआ है, ए है इसका आंसर, ठीक है। देन इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई बिलीव कि आपको अभी तक समझ में आया होगा कि मैप्स मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखे। मैप्स यहाँ भी हैं और साथ में आप अगर देखो नॉट ओनली IR, यहाँ भी ज्योग्राफी में भी तो मैप्स हैं। ये रिवर के ऊपर मैप का क्वेश्चन पूछा जहाँ पे आपको झेलम कहाँ से कहाँ क्या जा रहे हैं वो सब पता होनी चाहिए। फिर कॉन्गो बेसिन पे मैप पूछा है। देन हिल एंड रेंजेस क्या है उन पे मैप पूछा है। देन पोर्ट के ऊपर, ये भी मैप में ही हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, अदरवाइज़ तो कहीं पढ़ते हैं JNPT वगैरह। देन और अगर आपने ढंग से एटलस भी देखिए ना रिसोर्सेज, तो वहाँ भी इल्मेनाइट लिखा हुआ है। NCERT तो ठीक है, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। कोबाल्ट कहाँ है, ये भी मैप का क्वेश्चन, ऑल्दो डिफिकल्ट है। तो मैप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मैप आप डेली रिवाइज करोगे। 2020 50 सीरीज़ के टॉपिक्स हैं, वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ लेक्चर देखना, यहाँ टाइम पास तो नहीं हो रहा है। ये सब्जेक्ट्स हैं, पहला मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा आर्ट एंड कल्चर। अब सपोज़ आप ये रिवाइज करने गए इतने टॉपिक्स, तो आपको मिनिमम 2 घंटे लगेंगे, 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में अगर आपने ये रिवाइज कर लिया, 1 लाइनर पढ़ लिया, एंशिएंट मिडिवल का मैप, कैपिटल, ये सब पढ़ लिया, विजयनगर पढ़ लिया, लिटरेचर पढ़ लिया, फिलॉसफी, रिलीजन, रॉक कट आर्किटेक्चर, ट्रैवलर, GI टैग, ट्राइब्स, हेरिटेज और मिसलेनियस टॉपिक्स, ये सब पढ़ लिए। सेम वे में इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक्स हैं, IR मैप हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया। अगर आप ये टॉपिक डेली रिवाइज कर गए तो आपको समझ आ जाएगा कि आधा स्टैटिक, 90% स्टैटिक तो आपका हो ही रहा है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रोज़ हो रहे हैं। अब PYQs, इनकी साइकिल आप क्या बनाओ। PYQs में भी पहले बात कर लेते, फिर हम रिवीजन साइकिल की बात करेंगे। PYQs क्या है, अगर आपके पास मान लो MSGP है या फिर कुछ भी है, आप मान लो पॉलिटी रिवाइज करना है, तो पॉलिटी के PYQs अलग से लेकर, प्रिंट आउट लेके, या बुक है वो पेजेस लेकर पढ़ो, राइट। अब आप क्या करोगे, PYQ सॉल्व करो। अब बुक में जाके देखो, मतलब सॉल्यूशन देख लो, इसका आंसर ठीक आ गया नहीं आ गया। बुक में जाके देखो ये कहाँ लिखा हुआ है। सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है बुक में, यहाँ से शुरू हो रहा था एंड यहाँ तक गया, वो पैराग्राफ रिवाइज कर लो बुक में। आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो PYQ की बुकलेट में तो है बट मेरी बुक में नहीं है, तो यहाँ पर ऐड कर लो, स्टिकर लगा लो, या नोटबुक में अपनी लिख लो, नोट्स में बना लो बस। करंट अफेयर्स आप कैसे बनाओगे, करंट अफेयर्स बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये लेक्चर ध्यान रखना किसके लिए है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जिन्होंने कम से कम 2 प्रीलिम्स दिए हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग PT 365 पढ़ते आए हो, बट PT 360 एक बार रेफ़र करना ज़रूर रेफ़र करना। बहुत अच्छे खासे डाउनलोड्स हैं, इस बार हमने कंटेंट इसका फ्री रखा है। विज़न का PT जो है उसके सारे टॉपिक्स लेकर एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिए हुए हैं, तो आपको इंडेक्स मैच करनी है। ये विज़न है PT 365 एंड ये सिनॉप्सिस है, तो इनका इंडेक्स आप मैच करना। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको सिनॉप्सिस के PT में दिखते हैं वो ज़रूर पढ़ लेना। तो इसमें मैं मानूँ कि 1 घंटा आप मैप्स को दे रहे हो, 2 से 3 घंटे आप 2020 50 सीरीज़ यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दे रहे हो, 2 से 3 घंटे PYQ को दे रहे हो, 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दे दो। इसके अलावा अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो डेली तो स्टैटिक टॉपिक में जाना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 2 महीने 1.5 महीने कम से कम 9-10 घंटे का आप एवरेज दोगे। अब होगा क्या, करना क्या है, मैप्स जब आप पढ़ रहे हो तो मैप्स रिवाइज़ करने के लिए आप अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट, एक पार्ट आप दो
जहाँ पे आप इंडिया के मैप्स देख रहे हो और दूसरे पार्ट में वर्ल्ड के मैप्स देख रहे हो। वर्ल्ड के मैप के अगेन 2 पार्ट करो। पहला पार्ट आप करोगे वर्ल्ड पॉलिटिकल और वर्ल्ड का फिज़िकल। ठीक है, कैसे करोगे रिवाइज? 7 कॉन्टिनेंट है प्लस ओशियन वाटर बॉडीज़ है प्लस क्लाइमेट का मैप है प्लस एक आधा और कुछ मान लो, तो 10 से 12 दिन में आपका पूरा वर्ल्ड मैप रिवाइज हो जाएगा। आपको क्या करना है, सपोज आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकल, ऑस्ट्रेलिया फिजिकल 15-15 मिनट आप इसमें दे दो, आधा घंटा 30 मिनट आप वर्ल्ड मैप के लिए दोगे। नेक्स्ट डे आप यूरोप का पॉलिटिकल, यूरोप का फिजिकल, नेक्स्ट डे अमेरिका, सेम वे में करते जाओ। तो आपका 10 से 12 दिन में एक रिवीजन पूरे वर्ल्ड मैप्स का हो जाएगा। अगर आपको इंटेंस रिवीजन करना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आज आपने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा तो कल भी नॉर्थ अमेरिका ही पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आपने साउथ अमेरिका पढ़ा तो अगले दिन भी साउथ अमेरिका पढ़ो। तो 4 दिन में आपके 2 रिवीजन नॉर्थ अमेरिका के, 2 रिवीजन साउथ अमेरिका के हो जाएंगे, ज़्यादा परमानेंट रहेंगी चीज़ें। ठीक है, रिवीजन जब हम करते हैं तो सपोज हमने आज याद किया हमारी रिटेंशन लेवल ये है, एक दिन बाद रिटेंशन लेवल ये हो गया, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ऐसा चला जाता है, कुछ दिन बाद वो फिर सफाचट हो जाता है। तो अगर हमने यहीं पर दूसरे ही दिन नेक्स्ट डे वापस से रिवाइज कर लिया तो थोड़ा ये बेटर डिक्लाइन होता है, स्टीप डिक्लाइन नहीं होगा, थोड़ा काफ़ी टाइम तक रह जाएगा। तो मैं बेसिकली ऐसे याद करता हूँ। एंशिएंट मीडिएवल वगैरह जब मुझे पढ़नी होती तो 20 पेज पढ़ता हूँ, फिर वो 20 पेज रिवाइज़ करता हूँ। तो अब मेरे पास 20 पेज का 2 रिवीजन हो गए। अब अगले 20 पेज फिर पढ़ूँगा एंड नेक्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैं क्या करूँगा, पहले 20 पेज को रिवाइज़ करूँगा एंड अब पहले 20 पेज को दूसरी बार रिवाइज़ करूँगा, दूसरे 20 पेज को पहली बार रिवाइज़ करूँगा। तो बेसिकली जब मैं 180 से 200 पेजेस पढ़ रहा हूँ तो इसकी मेरी फर्स्ट रीडिंग चल रही होगी और जो 1 to 20 पेजेस है इसका मेरा 8वां या 9वां रिवीजन चल रहा होगा। तो इस वे में मैंने चीज़ें याद की हैं, याद रह जाती हैं। राइट, मेरे जैसा जो वीक मेमोरी का पर्सन है, जो मैं मानता हूँ आप में से कई लोग होंगे, वो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना चाहेंगे। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, इस पे मैं हम थोड़ा 2 और 3 पे आएंगे थोड़ी देर में। ठीक, आपको ये समझ में आ गया? अच्छा, इसमें इंडिया रह गया। तो इंडिया में आप क्या करो, डेली एक थीम उठा लो। एक दिन आप उठा लेते हो रिवर, एक दिन उठा लेते हो फिज़िकल में फिज़िकल फीचर प्लेन प्लस प्लेटो, एक दिन माउंटेन उठा लेते हो, पासेस उठा लेते हो। फिर इस तरह सारे फिज़िकल के बाद आप एक दिन क्लाइमेट के मैप उठाते हो, एक दिन रिसोर्सेज या मिनरल्स के मैप्स उठाते हो, फिर एक दिन आप एग्री के उठाते हो, किसी दिन रेनफॉल का उठाते हो। 10 से 12-15 दिन में आपका इंडिया भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो अगर आज की डेट से हम बात करें, आपका 60 दिन है जिसमें से आप कोई 10 दिन पढ़ोगे नहीं, 50 दिन है, तो 50 दिन में 4 से 5 रिवीजन आपके इंडिया के मैप के हो चुके होंगे, 4 से 5 रिवीजन आपके वर्ल्ड मैप के हो चुके हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के मैप्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? IR में मिलेंगे, इन्वायरमेंट में मिलेंगे, सिक्योरिटी में मिल जाएंगे एंड जो कल्चर में थोड़े बहुत मिलते हैं, कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के मैप्स के। अब जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आप ना मान लो आपने लास्ट ईयर पीटी पढ़ लिया था। अगेन याद रखना ये वीडियो किन के लिए, आप ऑलरेडी किसी ना किसी टर्म में पीटी पढ़ चुके होंगे, करंट अफेयर्स आपके तैयार होंगे। तो वही करंट अफेयर्स रखो अपना, वापस से पीटी के 1000 पेज पढ़ने के बदले पिछले साल का पीटी रिवाइज़ करो, इस साल का पीटी स्किम थ्रू करो। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस वन लाइनर 80% चीज़ें सेम है। स्टैटिक और स्टैटिक होता है एक चीज़, राइट, एक होती है करंट अफेयर्स। स्टैटिक वो है जो आपको बुक में अवेलेबल मिल जाती है, करंट अफेयर्स वो हैं जो बुक्स में नहीं मिलते। जैसे अगर मैं कहूँ पॉलिटी बुक में फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टैटिक है। अब कहीं दंगे हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए, तो वो करंट में आपको मिल जाएंगे। बट क्या कम्युनल राइट्स आपके स्टैटिक पार्ट में नहीं होने चाहिए थे? स्टैटिक पॉलिटी में या स्टैटिक सोसाइटी में कहीं तो होने चाहिए थे, किसी बुक में कवर क्यों नहीं है? उनको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे पीटी 365 या 360 जो भी है, आप पढ़ चुके थे। तो ये मान के चलो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, जैसे एग्जांपल तो जिस दिन डिमोनेटाइजेशन पहली बार हुआ था वो करंट अफेयर्स था, तब से अब तक कंटेम्प्रेरी है। जिस दिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था वो उस टाइम पर करंट अफेयर्स था, तब से अब तक कंटेम्प्रेरी इशू है। ठीक है, जिस दिन आपका 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो करंट अफेयर्स था, उसके बाद से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस उसकी आई, उसके बाद से वो कंटेम्प्रेरी इशू है, उस पर प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, तो आपको क्या करना है, पिछले साल के पीटी पे रिलाई करना है। आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, इस साल के पीटी के बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर आप विजन फॉलो कर रहे हो तो साथ में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सिनॉप्सिस का पीटी रेफर करना, एटलीस्ट इंडेक्स और जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं
एटलीस्ट उनके बारे में 2-2 पॉइंट लिख लेना, काम आएगा, राइट। तो अब वापस से आपकी मैं रिवीजन साइकिल की बात करता हूँ कि साइकिल आपको क्या करनी है, 10 से 15 दिन में मैप्स रिवाइज होंगे। इसी तरह से एक सब्जेक्ट आपने एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, एक दिन एंशिएंट मिडिएवल कल्चर उठाया, एक दिन इकोनॉमी उठाया, एक दिन इन्वायरमेंट उठाया, फिर आईआर, ऐसे 7-8 सब्जेक्ट में यहाँ आप मान के चलो कि 10 दिन में 10 रिवीजन एक बार, या फिर 20 दिन में 2-2 करके, कि आज मॉडर्न हिस्ट्री कल भी मॉडर्न हिस्ट्री, आज एएमसी एंशिएंट मिडिएवल कल्चर कल भी एएमसी, आज इकोनॉमी कल भी इकोनॉमी। तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार होते जा रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, अगर आप देखो वापस से इस कोर्स के लिस्ट में जाके, जिनसे यूपीएससी 40 साल से 50 साल से हमेशा से क्वेश्चन पूछता आया है, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वापस से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, जैसा कि रिसेंट टाइम्स में आपको देखने को मिल भी रहा है। फिर भी क्वेश्चंस तो है ही ना, जैसे आईआर के देखें, हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये कभी कसम खा के मत बैठना कि इनसे अगर रामसर साइट लिखी है तो रामसर साइट का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करना ही करना है, वो मत करो, वो नहीं हो पाएगा। 100% पे जाओगे तो लुढ़क जाओगे। फिर PYQs मैंने आपको तरीका बता दिया, उसके बाद करंट अफेयर्स, टाइम बचे तो स्टैटिक। ये तो है जो आपको करना चाहिए। अब जो नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, जब चीज़ें आप याद करो तो फैक्ट्स याद करने पे मत जाओ, नहीं याद होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं याद होंगे। कितने फैक्ट याद कर लोगे? उसमें एक बहुत शॉर्ट ट्रिक ये है, लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्स आर जनरली रॉन्ग। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं गलत होते हैं ज़्यादातर, यही लेके चल लो ना। क्योंकि आपने बाई चांस मान लो कोई ट्रिवियल सा फैक्ट याद कर भी लिया, तो मैं तो नहीं याद कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं याद कर रहे हैं, हम तो एग्जाम में तुक्का ही मारने वाले हैं कि एक्सट्रीम फैक्ट है तो गलती होगा, डेट दी है तो गलती होगी। ये 2023 में भी लोगों ने ये किया है। तो आपके फैक्ट याद करने का फ़ायदा भी क्या हो रहा है? तो बेटर है कि जिस चीज़ पे दुनिया चल रही है वही करो, जो सब कर रहे हो वो करो। बेटर जहां आप कर सकते हो PYQs में कर सकते हो। क्यों बेटर होगा PYQ, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। न्यू वीडियो कोर्स की आपको नीड नहीं होनी चाहिए, न्यू वीडियो कोर्स की नीड नहीं होनी चाहिए। बुक आप कब ले सकते हो? जब आपको लगे कि मान लो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, तो आप बुक पढ़ लो। अब उसका एक रिप्लेसमेंट ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री के 40 साल के PYQs अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपने MSCP कोर्स लिया है तो आपको बुकलेट मिल जाएगी 200 पेजेस के आसपास। आपको समझ आएगा सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो UPSC प्रीवियसली पूछ चुका है, या फिर किसी और बुक में आप देख लेना ऐसे। तो न्यू बुक आप रेफ़र कर सकते हो बार को, लेकिन न्यू वीडियो कोर्स की आपको क्या नीड है? आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो क्लासेस ले रहे हैं? आपके मेरे ऐसे लोग हैं, आप ऑलरेडी सीरियस वे में तैयारी कर चुके हो, आप अप्लाई कर दो। आधी कोचिंग्स तो आपको वैसे भी नौकरी दे देंगी कि पढ़ा लो, पढ़ाने में आप अच्छे होगे तो, एवरेज भी होगे तो भी दे देंगे। या फिर आप रील बनाने में बढ़िया हो, या फिर आप मीम्स बनाने में बढ़िया हो। तो वीडियो में तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। बुक्स आप देख सकते हो नीड बेसिस पे। टेस्ट सीरीज़ के 2 पार्ट कर लो, पार्ट टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट वो नहीं करने, उसको आप PYQ से रिप्लेस कर दो। PYQ से बेटर सेक्शनल टेस्ट नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट आपको ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। विजन, सिनॉप्सिस, इनसाइट्स एंड 3 में से 2-2 टेस्ट आप किसी के भी उठा लो। बाकी कोचिंग्स आपने अगर पसंद की हुई है तो वहाँ से जा सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेली करंट अफेयर्स थोड़ा बंद कर दो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो चाहे कंटेंट फॉर्मेट में, वो व्यूज़ लेने के लिए होते हैं। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट बात ये करते हैं कि इसी चीज़ को कंटिन्यू, क्या आपको रियल में वीडियो कोर्स की नीड है या नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ नहीं है। डिस्पाइट रिप्रेजेंटिंग एक IAS कोचिंग, तब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो कोर्सेज की आपको नीड नहीं है यार। ऑलरेडी क्या मतलब, मैं क्या पॉलिटी आपको ऐसा पढ़ा दूंगा बताओ जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी, या मैं हिस्ट्री में आपको ऐसा क्या पढ़ा दूंगा जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। कुछ पढ़ा भी दूंगा, उसके लिए आपको वीडियो कोर्स की क्या नीड है? कुछ फैक्ट्स ही तो मिस होंगे। या ऐसा क्या होगा कि आपने सपोज़ कोई पुरानी पॉलिटी है, आपने लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन पढ़ा हुआ है और अब 7th आ गया, कल 8th और 10th आ जाएगा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर जो ज़माने से नहीं ऐड किया था अब ऐड कर दिया, उस एक चैप्टर के लिए आप पूरी बुक रिप्लेस करोगे? मत करो। बहुत हाई चांसेस है आपने कहीं ना कहीं से वो चैप्टर कर लिया होगा ना। टेस्ट सीरीज आप ऑलरेडी सिंसियर एस्पिरेंट हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट बिगिनर्स के लिए ये लेक्चर नहीं है, राइट? ये उनके लिए है जो प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। तो आपको 1-2 फैक्ट्स के लिए वापस से बुक का न्यू एडिशन नहीं जाना है यार। आप ये समझो कि कोई एक क्वेश्चन आ भी गया ना, मान लो आप पॉलिटी के 800 पेज वापस से पढ़ते हो, ठीक है, और अगली बार में 820 पेज हो गए। अब ये 20 पेज ऐसा तो है नहीं कि लास्ट में जोड़ दिए। ये कहीं पेज नंबर 40 पे एक लाइन लिखी होगी, कहीं पेज नंबर 145 पे कुछ लिखा होगा, 154 पे, कहीं पेज नंबर 622 पे कुछ लिखा होगा, ऐसे करके कुछ कुछ फैक्ट्स होंगे। कोई एक आधा चैप्टर या कुछ चीज़ ऐड कर दी होगी। तो कहाँ जाओगे इन चीज़ में? नहीं कर सकते। तो न्यू बुक पे आप जा सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपने सिंसियर वे में तैयारी करी है तो बुक आप खुद भी समझ लोगे।
वो भी तब जब आपने बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, तब आपको बुक पे जाना चाहिए। ये नहीं कि आप शंकर पढ़ चुके थे, अब दूसरा मार्केट में आ गया तो अब वो पढ़ रहे हो, कल की डेट में तीसरा आ गया मार्केट में वो पढ़ रहे हो, नहीं करना है। न्यू हिस्ट्री ओल्ड हिस्ट्री, ये क्या मतलब, न्यू लेक्चर ओल्ड लेक्चर, इनकी डिबेट में मत जाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आज से 20 साल पहले थी, जो आज से 50 साल पहले थी, लमसम वही है। जो चेंजेस हैं वो करंट अफेयर्स में पीटी में पढ़ तो रहे हो, मतलब और क्या चाहिए। न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की डिबेट में बच जाओ। ऐसा हुआ है जब यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में, उनके आंसर अलग हैं। जैसे एक घोड़े का क्वेश्चन पूछ लिया था कि हड़प्पा में घोड़े होते थे कि नहीं होते थे, न्यू एनसीईआरटी में है कि होते थे, ओल्ड में कि नहीं होते थे। एंड में यूपीएससी ने ओल्ड एनसीईआरटी पे स्टिक किया। कभी एक और कोई दूसरा शायद ज्योग्राफी में रिसोर्सेज में क्वेश्चन पूछा था, उसमें न्यू एनसीईआरटी पे स्टिक किया। कुछ नहीं कर सकते। न्यू मृणाल ओल्ड मृणाल, भाई इकनॉमी है, ठीक है, एक बार आप पढ़ चुके हो, बेसिक समझ चुके हो, करंट अफेयर्स पढ़ लेना। क्यों वापस से मृणाल के मतलब इतने 1500 पेज वापस से वो पोथा लेके बैठोगे? मत करो, फेल होने वाले हो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो। मैंने मृणाल सर के 2016 में इकनॉमी पढ़ी थी, अब 17 में आई वॉज वेटिंग कि भैया साहब तो फिर से पढ़ाएंगे। एंड शायद 2016 प्री के जस्ट पहले तो फरवरी में कोर्स लॉन्च किया था अपना, यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया एंड आई वॉज फॉलोइंग, 10-12 लेक्चर देखे, वो भी समझ आया, मैक्सिमम चीज़ें तो की हुई हैं। रेपो रेट का परसेंटेज चेंज हो गया है तो क्या करें, मतलब यूपीएससी पूछ रहा है, क्या पूछ भी रहा है तो मतलब क्या मैं याद कर लूँगा? नहीं। तो आप ये समझो कि ओल्ड फैकल्टी, ओल्ड कंटेंट वर्सेस न्यू कंटेंट की डिबेट से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते रहेंगे, ओल्ड अटेम्प्ट वर्सेस न्यू अटेम्प्ट होते रहेंगे। ये नहीं करना आपको। अपने लिए ध्यान दो। ये टॉपर स्टॉक नहीं है, ये फेलियर स्टॉक है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कुछ मेजर गलतियाँ करते हैं। अब यूपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है 2024 में, ये तो सर्वविदित फैक्ट है, तथ्य है। क्यों होने वाला है? यूपीएससी ने अपने ईगो पे ले रखी है, अपनी उसकी इज्जत डाउन हो रही है। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे जहाँ लोग कहेंगे 50+ मार्क्स कैसे बिल्कुल आसानी से आप एलिमिनेट करके स्कोर कर सकते हो। अभी मैंने आपको दिखाए तो कुछ क्वेश्चन आईआर में, ओनली एक्सट्रीम वर्ड्स ये सब चल तो रहे हैं। पेयर टाइप क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट्स गलत हो गए। जैसे मैं बताऊं, मान लो पेयर में किसी क्वेश्चन में ये ABCD या 1 2 3 4 ये 4 पेयर्स दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से मान लो, दिस इज़ मेरे हिसाब से, दिस इज़ यूपीएससी के हिसाब से, मेरे हिसाब से मान लो 1 ट्रू है एंड 3 ट्रू है, 2 एंड 4 गलत है। मैंने मार दिया ओनली 2 पेयर्स आर ट्रू, ठीक है। यूपीएससी के हिसाब से 1 2 3 4 में इन्होंने कहा कि 4 सही है एंड 3 सही है, 1 एंड 2 गलत है। स्टिल आंसर इज सेम। तो अगर यूपीएससी में कुछ कतई बेवकूफ़ भोंदू लोग नहीं बैठे हैं तो उनको पेयर टाइप क्वेश्चन हटा देने चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होनी चाहिए, यूपीएससी को इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी डिफ़िकल्ट होगा, पेयर टाइप क्वेश्चन हटेंगे, एलिमिनेशन का जो उनकी कुल्हाड़ी थी खुद उनके पैर पे लगी, तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर लेके आएंगे तिकड़म कि अमीबा का चित्र बना दिया, उसमें बताया कि ये 1 2 3 4 बताओ ये क्या है। या मैप, जैसे वो 90s में पूछता था कि ये A लोकेशन बनारस है या B लोकेशन दरभंगा है, क्या है वो आप बताओ। तो चित्र बना के पूछ सकता है। एंड काफ़ी फ़नी लेवल पे मान लो स्पेलिंग से पूछने लगे हबिस कॉर्पस की, तो आपको आती है क्या? मुझे तो नहीं आती। हबियस होता है, हबाइस होता है, क्या होता है, नहीं आती। CSET ज़्यादा डाइवर्स होने वाला है रिसेंटली। अभी अगर आपने कुछ पेपर्स देखे हो दूसरे तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ जो चेंजेस पॉसिबल हैं। फिर रिसेंट टाइम्स में, क्या पिछले जब से यूट्यूब चला है तब से कुछ इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एवरी टाइम, और रिसेंटली तो विद ईज़, विद नो एफर्ट, मतलब कुछ किया ही नहीं, प्रीलिम्स निकल गया। एंड कुछ तो और एक्सट्रीम महानुभाव जो हाउ आई बिकम IAS इन 30 डेज स्टडी। एक मैडम है, वो रैंक 4 है शायद 2016 की, आरतिका शुक्ला नाम है उनका। वो कहती है मैंने तो दिसंबर से पढ़ाई शुरू की थी, आता ही नहीं था कुछ ये वो, और मेरा हो गया। एक मैडम है, आई थिंक रैंक 9 है किसी अटेम्प्ट की। शी वॉज लाइक कि फरवरी में मुझे सपना आया या कुछ ऐसी बात थी कि मुझे IAS बनना है। 4 दिन बाद यूपीएससी ने फॉर्म निकाल दिया। मुझे लगा एग्ज़ाम तो मेरे लिए बना है, मैं पढ़ी और टॉप 10 में आ गई। भाई तुम ही अक्लमंद हो, हम ही बेवकूफ़ हैं, हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, हमारा मेंस नहीं निकल रहा है। तो यूपीएससी को इतना समझ में आता है, और अपने एग्ज़ाम की अगर इज्जत रखनी है, यूपीएससी को एसएससी से बेटर दिखना है या वनडे एग्ज़ाम से बेटर दिखना है, तो पेपर तो डिफ़िकल्ट होगा। बट अब इसमें क्या आप क्या करोगे? पेपर डिफ़िकल्ट है, कैसे डिफ़िकल्ट होगा? क्या ये एकेडमिक लेवल पे डिफ़िकल्ट होगा? यस, एकेडमिक लेवल पे डिफ़िकल्ट होगा। उसके लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही है। एकेडमिकली डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ घटेगी। लॉजिक ये है कि अगर मान लो सीटें बढ़ी तो कट ऑफ घटनी चाहिए, या सीटें कम हुई तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए। लेकिन सीटें भी कम हुई, कट ऑफ भी कम हुई, तो क्यों हुई?
क्योंकि डिफ़िकल्ट है पेपर और उस लेवल पे कोई जा नहीं रहा है। अब या तो एकेडमिकली डिफ़िकल्ट होगा या मेंटली डिफ़िकल्ट होगा। अब मेंटल लेवल पे अगर आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है तो मेंटली ही जाना पड़ेगा। मॉर्निंग रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। मॉर्निंग रूटीन में आप क्या करोगे, 20 से 30 मिनट ट्राई करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग वॉकिंग, फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे मॉर्निंग में उठ के, एंड 15 से 20 मिनट मेडिटेशन या मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करोगे तो मेडिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये आप ज़रूर करो। एंड 5 से 10 मिनट अपने डेली प्लान्स लिखो, गोल्स लिखो, टारगेट। प्लस एक और चीज़ है, एक चीज़ एकदम से मुझे याद आई, लोग फॉरेस्ट टाइप की ऐप यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्टिविटी बहुत सारी ऐप्स हैं। क्यों यूज़ करनी है? टाइम देखने के लिए। मोबाइल आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बुक्स लिखी गई हैं मोबाइल पे, डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसी कोई बुक्स लिखी गई हैं लिटरली। तो आप मोबाइल से ही, मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करने आप गए और सडनली कोई नोटिफिकेशन देख लिया, हो गया सत्यानाश। भाई मोबाइल को रखो। मम्मी बचपन में कहती थी मुझे कि इस मोबाइल में आग लगा दो, बस वही आग लगा दो। मोबाइल को साइलेंट करके, पलट के, स्क्रीन को पीछे की साइड करके कहीं रख दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रिंटेबल कैलेंडर सर्च करो, ऐसे डेट वाइज आपको मिलेंगे, ऐसे कुछ मिल जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने के। नेट पे सर्च करना, सपोज ये एक तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 घंटे के लिए 1 डंडा, 2, 3, 4 ऐसे आपको मिलेंगे। तो बेसिकली जूम करके अगर हम देखें, ये मान लो 12 तारीख लिखी है, तो इसका मतलब 4 घंटे हैं, इसका मतलब 5 घंटे हैं, इसका मतलब 5.5 घंटे हैं, इसका मतलब 6.5 घंटे हैं, इसका मतलब 8 घंटे हैं, इसका मतलब 8.5 घंटे हैं। जब लगातार आपका पूरा कैलेंडर ऐसे रंग जाएगा ना, और आपको दिखेगा यहाँ तो 1.5 घंटे पढ़ाई हुई, यहाँ तो आधे घंटे पढ़ाई हुई, ये तो आपको समझ में आएगा कि भैया दिक्कत कहाँ है। तो यूपीएससी डिफ़िकल्ट तो होगा, तो उसके लिए आपको मेंटल लेवल पे जाके ही खेलना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड, फाइनली अगर मैं आपको कहूँ तो लास्ट मेरे जो वर्ड्स हैं इस लेक्चर में, अपनी नॉलेज पे ध्यान रखो। जो आपको नहीं आता दूसरों को भी नहीं आता होगा। क्यों आपको लगता है कि दूसरों को आपसे ज़्यादा आता है? नहीं आता है। सिली मिस्टेक्स आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। जो जनरल रेंज है 8 से 10, वो अगर आप कम कर ले गए 3 से अंदर, तो हो सकता है कुछ भी नया नहीं करना है। कहानी यही है, जो सबको आता है वो करो। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन गलत करके कोई बाहर नहीं होता, आसान क्वेश्चन गलत करके बाहर हो जाओगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सही कर दोगे तो ठीक है, बढ़िया है। एक जनरल रूल मैंने ना लगातार यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं हर साल, और लोग वेट करते हैं कट ऑफ का, सिनॉप्सिस आईएएस की, कि कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। कट ऑफ ये लगभग 10 वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ का मैंने जो सिंपल एक अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि यूपीएससी में कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन प्लस तुक्के आप कितने मार रहे हो, माइनस सिली मिस्टेक्स। मान लो तुक्के और एन एवरेज दुनिया में लोग +5 मारते हैं, सिली मिस्टेक्स से -5 हो जाते हैं, बैलेंस आउट हो जाता है। तो ले दे के कट ऑफ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन के आसपास आती है। और इसमें मैं कोई भी ट्रिवियल सोर्स नहीं रखता हूँ। जो मान लो विजन में नहीं है, सिनॉप्सिस में है, वो आपकी कट ऑफ में इंक्लूड ही नहीं होने वाला है। जो एक बुक में है, लक्ष्मीकांत में है, वो आपको आना चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत में नहीं है बट एनसीईआरटी में है, आप ये मान के चलो लोग ब्रॉड लेवल पे, मास लेवल पे एनसीईआरटीज नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो सबको आता है वो करो। एंड डू नॉट मेक इट एन एग्ज़ाम ऑफ लाइफ या ईगो। वो मत करो यार, एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह दो, ठीक है। तो फाइनली कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखना। प्रीलिम्स के एक नाइट पहले फैक्ट्स, जो मैंने एक बात की थी ना, फैक्ट्स मत याद करो। हुआ क्या था कि जैसे 2016 में जब हम छोड़ चुके थे हम लोग, डिपार्टमेंट में इंटीमेशन देना होता, रिज़ाइन तो किया नहीं था। तो डे 1 हमने फॉर्म भर दिया एंड सेंटर वॉज दिल्ली। बट हमें बाद में समझ आया कि अगर इंटीमेट नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने फिर बाद में बीच में ऑफिस में जो हमारे मैनेजमेंट है उनको भेजा, एंड बाद में फिर से फॉर्म भरा, एंड सेंटर वॉज मुंबई, क्योंकि दिल्ली भर चुका था। सुबह की फ़्लाइट लेके मुंबई पहुँचे, एंड शाम को मैंने 20 पेज का पोथी पत्रा बनाया हुआ था कि मैं ये याद करूँगा। उसमें जो मैंने डायलॉग दिया हुआ कि नॉन कॉपरेशन पहले हुआ था, कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ था, खिलाफत पहले हुआ था। मैंने एक 20-25 पेज की बुकलेट बनाई थी कि ये मैं एग्ज़ाम से पहले याद करूँगा। उसमें ये मूवमेंट के ईयर्स थे, बुक के नाम थे, किस बंदे ने क्या बुक दी, कौन से क्रांतिकारी ने क्या बुक्स दी थी, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, उस बेसिस पे। देन सॉइल के टाइप की वो बनाई हुई थी, मैप्स वगैरह बनाए थे। सब याद करना था मुझे लास्ट नाइट को। याद नहीं हो रहे थे एंड टेंशन प्रेशर बढ़ रहा था।
एंड में मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, उस चीज़ को आप भी कर सकते हो। जब भी आपको लगे ना कि ये फैक्ट मुझे याद करना, उस टाइम पे खुद से एक क्वेश्चन पूछना, इस क्वेश्चन के पूछने के एग्ज़ाम में कितने चांसेस हैं। आपको आंसर मिलेगा 1/1 मिलियंथ। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना कि उसके सही होने के कितने चांसेस हैं। ऐसा फैक्ट अगर पूछ लिया, उसका अगेन आंसर है 1/1 मिलियंथ, या 1/100 मान लेते हैं, 100 में से कोई एक स्टूडेंट कर देगा। और उसके आपके सही करने के कितने चांसेस हैं, आपके भी लगभग इतने। तो क्या वो कट ऑफ में कॉन्ट्री करने वाला है? नहीं करने वाला है, छोड़ दो, याद होने वाला भी नहीं है। आई होप कि जो मैं आपको बता सकता था सारी चीज़ें बता दी। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है नेक्स्ट जो आप फेलियर स्टॉक में देखना चाहोगे तो आप ज़रूर बताना। गाइडेंस सीरीज़ के आप वीडियो के टाइटल्स देखो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो। 2+ अटेम्प्ट पे पहले भी मैंने बात की थी। करंट अफेयर्स कैसे होंगे, रिवाइज कैसे करना है, हिंदू क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे वीडियोस बनाए, टॉप टू बॉटम, सुपर फास्ट कैसे पढ़ना है। देखो तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। 3 साल पुराना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आपने इसे आज तक यूटिलाइज़ किया, कि क्या ये 5 बुक वाली स्ट्रेटजी आज भी काम करती है। डेफिनेटली करती है। क्या 5 महीने में प्रीलिम्स निकल सकता है? निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। क्या शॉकिंग ट्रूथ है इसमें? मैंने बात की टॉपर्स कैसे बिके हुए होते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे फेल हो रही है, एक दोगलापन पे वीडियो बनाया था, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, जीएस में ऑप्शनल में क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, लगातार मैंने बात की है इस चीज़ पे, राइट। तो आई होप कि मैं आपको अपना मैसेज दे पाया। सिनॉप्सिस के अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए, अगर आप इस लेवल पे हो जो बेसिकली इस लेक्चर में हमने बात की है, तो एक तो आप फ्री रिसोर्सेज में जाके देख लेना यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज में PYQ का ये कोर्स है, दोनों में वैलिडिटी एंड फैकल्टी का डिफरेंस है बेसिकली। ये एक मेंटरशिप कोर्स है PYQ मेंस का, देन मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PT 360। कंटेंट वाइज ये फ्री है, GS4 एंड इस तरह के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।